आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के करूर भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हुई। रियासत के वजीर आला ने मुआवजे का किया ऐलान। इंक्वायरी कमीशन करेगा हादसे की तहकीकात। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया ताज़ियत का इजहार। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी से लड़ाई को बताया भारत की तरजीह। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा कि हमारा एक पड़ोसी दहशतगर्दी का है मरकज, दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म करना है जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मिला रूस का साथ। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरूफ ने सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का किया मुतालबा। सलामती कौंसिल में इस्लाहात को बताया अहम। मन की बात में आज सुबह 11 बजे वजीर आज़म मोदी मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात करेंगे पेश, और जिसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान आज दुबई में होगा ग्रैंड मैच। टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त टीम इंडिया के हौसले बुलंद। एशिया कप का खिताब जीतने के लिए मजबूत दावेदारी। और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु के करूर में एक सियासी रैली में भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। रियासत भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 50 से ज्यादा अफराद जेर इलाज हैं। दरियासना तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। शदीद जख्मियों को सीएम रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए मिलेंगे। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए साबिक जस्टिस अरुणा जैसिन की सरबराही में एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया है, और इस दौरान मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत से इस वाक़े पर रिपोर्ट तलब की है। ये वाक़या तमलंगा वैतरी के बानी और अदाकार विजय के रोड शो के दौरान पेश आया है। रोड शो तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ, जिसमें हर उम्र के लोग मौजूद थे। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने करूर भगदड़ के जख्मियों से मुलाकात की। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला स्टालिन ने कहा कि भगदड़ में अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने वाक़े में जान गंवाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हादसे की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है और तहकीक जल्द सामने आ जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तमिलनाडु के करूर में हुए अलमनाक हादसे में हलाक होने वालों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद उनके अहले खाना को सुपुर्द कर दी गई। पसमानदगान लाशों से लिपट कर रोते हुए देखे गए। मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। रियासत भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 50 से ज्यादा अफराद जेर इलाज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु सानेहा पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ में जानमाल के नुकसान के बारे में जानकर अफसोस हुआ। मैं गमजदा कुनबों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक सियासी रैली के दौरान पेश आने वाले वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मेरी ताज़ियत इन ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं इस मुश्किल वक्त में उनके लिए हिम्मत और हौसले की दुआ करता हूँ। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर भगदड़ पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी लीडरों को हिदायत दी है कि वो इस सानेहा से मुतासरा अफराद को बहरान के इस वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करें। उन्होंने कहा कि हमें मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ा होना चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। UNGA का ये 80वां इजलास है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर UNGA में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 8 अशरों के मौके पर मुनक़्क़िद इजलास में उन्होंने तंज़ीम के बुनियादी जज्बे को याद किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हम सब से न सिर्फ जंग रोकने बल्कि देरीपा अमन कायम करने का मुतालबा करता है। The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace, not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. यूक्रेन रूस जंग और वस्ती एशिया में जारी तनाज़ात का जिक्र करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा आलमी मसला है जो इर्तिका के दौर में बहुत पेचीदा पीछे रह गया है और इसका हल तलाश करना ज़रूरी है। There are two significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना एक खुसूसी तरजीह है क्योंकि इसमें इंतहा पसंदी, तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और खौफ शामिल है। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी आज़ादी के बाद से इस चैलेंज का सामना है और पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ है। While asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और दहशतगर्द कैंपों को तबाह कर दिया। For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. भारत के आलमी नुक्ता नज़र का खाका पेश करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि असरी दुनिया के लिए भारत का नुक्ता नज़र 3 कलीदी तसव्वुरात पर मबनी है: खुद इन्हिसारी, खुद का दिफा और खुद एतमादी। Bharat approaches the contemporary world guided by 3 key concepts. 1. Atmanirbharta or self-reliance. That means developing our own capabilities, building our own strengths, and nurturing our own talent. 2. Atmaraksha or securing oneself. We remain determined to protect our people and secure their interests at home and abroad. That means zero tolerance for terrorism, robust defense of our borders, forging partnerships beyond, and assisting our community abroad. And 3, Atma Vishwas or self-confidence. As the most populous nation
as a civilizational state, as a rapidly growing major economy, Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. वहीं रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ ने मौजूदा आलमी मंजरनामे की अक्कासी के लिए इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। लावरूफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए ब्राज़ील और भारत की मुस्तकिल नशिस्तों की दरख्वास्तों की हिमायत करता है और इसके अलावा रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का वाहिद मुस्तकिल रुकन बन गया है जिसने मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की हिमायत की है और इससे कबल मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इस माह रेडियो प्रोग्राम की 126वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो हिंदी नशरियात के फ़ौरन बाद इलाक़ाई ज़बानों में भी प्रोग्राम नशर किया जाएगा। लद्दाख में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। हफ्ते को कर्फ्यू में नरमी के बाद लेह के लोगों को काफ़ी राहत मिली। लोग अशियाए ज़रूरी की ख़रीदारी के लिए दुकानों के बाहर कतारों में खड़े हुए नजर आए और इस दौरान पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने अपना गश्त तेज़ कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की। दरियासना फौज की शुमाली कमान के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लेह की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और 24 सितंबर को लद्दाख को छठे शेड्यूल और रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर लेह में शदीद तशद्दुद फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवामी इदारों को समाज दुश्मन अनासिर ने निशाना बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे को हुए फसादात के बाद हालात काबू में हैं। पुलिस इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट खदमात बंद कर दी हैं। इंटरनेट खदमात 27 सितंबर की रात 12:30 बजे से 29 सितंबर की रात 12:30 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से यह कदम अफवाहों पर काबू पाने और अमन बरकरार रखने के लिए उठाया गया है और इस दौरान बरेली फसादात की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी गई है। और अहम बात यह है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मौलाना को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस वाक़े के पीछे साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लेकर पूछगछ कर रही है। फुटेज की बुनियाद पर मुल्ज़िमान की शिनाख्त की जा रही है और वाक़े में बैरूनी अफराद के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। फसादियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स की भी छानबीन की जा रही है। नायब सदर जमहूरिया CB राधाकृष्णन आज बिहार का दौरा करेंगे। नायब सदर जमहूरिया लोक नायक जयप्रकाश नारायण को गुलाए अक़ीदत पेश करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो पटना में अनमेश इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के 3रे एडिशन के ख़तामी सेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वो कटरा, मुजफ्फरपुर में चामुंडी देवी मंदिर में भी पूजा करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के सीनियर लीडर बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। पटना में मरकजी वजीर और पटना और पार्टी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NDA यहां बहुत मजबूत पोजीशन में है और हमें यकीन है कि आवाम एक बार फिर से NDA को खिदमत का मौका देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में NDA की जीत यकीनी है। NDA यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। NDA फिर एक बार यहाँ सेवा की अवसर हमको लोगों ने देने वाले हैं, यह हमारा पूरा भरोसा है। हम विश्वास के साथ अथक परिश्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। NDA के चुनाव जितना सुनिश्चित है।
दरअसल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अररिया के दौरे के बाद बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अमित शाह ने यहां के लोगों का दिल जीत लिया है। हम सीमांचल में तमाम सीटें जीतने वाले हैं। यहां वजीर आजम मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार की लहर है। उन्होंने कहा कि इस बार सीमांचल की तरक्की के लिए वोट होगा और हम तमाम सीटें जीतेंगे। अमित शाह जी ने लोगों का दिल जीत लिया है, सीमांचल का टास्क दिया है, सीमांचल की सारी सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कोई सीट बचेगी नहीं जो एनडीए जीतेगी नहीं, क्योंकि कल से जब 10,000 आया महिलाओं के अकाउंट में और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए लहर है, इस बार सीमांचल डेवलपमेंट पे वोट देगा, विकास पे वोट देगा और हम लोग सब सीट जीतने वाले हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अहम ताउन दिया है। कमला प्रसाद बिसेसर ने जुनूब ताउन को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो आए तो उन्होंने ब्राज़ील और घाना जैसे जुनूबी ममालिक का भी दौरा किया था। नवादा ज़िले के राजौली ब्लॉक में फुलवरिया आबी ज़खायर में केज फार्मिंग शुरू की गई है, जिसमें 136 माहीगीर के पिंजरे लगाए गए हैं और नीतीश कुमार हुकूमत ने वज़ीर आला झील माही परवरी तरक्याती मंसूबे में 4 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और इस स्कीम का मकसद रियासत के आबी ज़खायर में मछली की पैदावार और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। आइए हमारे नामानिगार कुमार आलोक की इस रिपोर्ट में बिहार की बढ़ती हुई तरक्की की कहानी का जायजा लेते हैं। फुलवरिया पहुंचने पर लगा जैसे हम एक पिकनिक की जगह पर आ गए हैं। डैम के बीच पे देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ कोई छोटा सा जजीरा आबाद हो, लेकिन ये नीले जजीरे जैसा मंजर दरअसल कुछ और था। हमारी तमाम गलतफहमियां उस वक्त दूर हो गईं कि जब हमें बताया गया कि यहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से फिश फार्मिंग की जा रही है। केज फार्मिंग माही फरवरी की एक जदीद तकनीक है जिसमें प्लास्टिक के पिंजरों में जाल डालकर आबी मखलूक की पैदावार की जाती है। ये पिंजरा पानी में तैरता है और इसमें मछलियां पाली जाती हैं, जिससे कम जगह में ज्यादा मछलियां पैदा करना मुमकिन हो जाता है। इसमें डालने के बाद में यहीं पे मतलब दाना वगैरह डाला जाता है और इसी में बड़ा होता है ना, और इसी में बड़ा करके इसी से सप्लाई किया जाता है। क्वालिटी बढ़िया है, इसमें पलने के बाद में ग्रोथ भी बढ़िया होता है। हम लोग कोई आके सिखाए हैं सब चीज कि ऐसे कीजिए, इतना दाना दीजिए, इतना जीरा डालिए, इसमें 10 किलो 20 किलो 1 केजी में डाल के एक के से कम 5 क्विंटल के लमसम निकलेगा। इस इकदाम से मकामी किसानों और माहीगीरों को रोजगार मिलेगा और उनकी माशी हालत बेहतर होगी। फुलवरिया जलाशय में अब तक 136 केज लग चुके हैं, जिसमें कुछ केज हैं जो राज्य योजना से लगे हैं और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना से, और कुछ जो केज लगे हैं वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। यह कुल 4 करोड़ 8 लाख रुपए का है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। ये तकनीक रिवायती तालाब के मुकाबले में कम वक्त और जगह में मछली की पैदावार बढ़ाने में मदद करती है। इससे इतना उत्पादन करने का हम लोगों का प्लान है कि नवादा जिले के लगभग जो मछली की आवश्यकता है उसका इस जलाशय से पूरा किया जाए। नवादा जिले में 7 जलाशय हैं, जिनमें और जलाशय हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होने के बाद उन जलाशयों में भी इस तरह के सघन मात्स्यिकी के केज पेन लगा करके, अंगुलिकाओं का संचयन लगा करके विकासात्मक कार्य किया जाए। इस स्कीम के तहत तमाम जुमरों के मछली काश्तकारों को 60% सरकारी सब्सिडी मिलती है, जबकि दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के अफराद को 80% तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आप बिहार में रहते हैं और केज फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको फिशरीज डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहिए, जो आपको इस स्कीम के बारे में मजीद मालूमात और जरूरी रहनुमाई फराहम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मत्स्य पालन जो योजना है, संपदा योजना है, उससे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ हो रहा है बल्कि आसपास के लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। कैमरामैन विनय तिवारी और श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नवादा।
और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो तमाम अखबारात ने बरेली में हुए तशद्दुद की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जिसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार किया गया है और 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और इसी के साथ ही 10 रुकनी SIT तश्कील दी गई है इस मामले की तहकीकात के लिए। आगे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें शाया किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक प्रोग्राम में यानी कि तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश विजन 2047 के प्रोग्राम में यहाँ उन्होंने कहा है कि फसादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें फसाद करना भूल जाएंगी। तो काफ़ी सख्त इस वक्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि जंगी जराइम में मतलूब नेतन्याहू गिरफ्तारी से बचने के लिए तवील फ़िज़ाई रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए। यहाँ दूसरी खबर ईरान से है, आपको बता दें कि ईरान से खबर है, ईरान ने बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा नाफिज कर दी गई हैं, जिसके तहत तेहरान ने इस फैसले को मग़रबी ताकतों की जानिब से सिफारतकारी को दफन करने के मुतरादिफ करार दिया है। और आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसे ग्रुप मरहले और सुपर 4 दोनों में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आइए हम देखते हैं कि दोनों ही टीमें फाइनल मुकाबले के लिए कैसी तैयारी कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। एशिया कप का ताज किसके सर होगा, भारत या पाकिस्तान? इसका फैसला दुबई का मैदान करेगा। इस एशिया कप में ये तीसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ताहम 2 मैचों के मुकाबले इस बार तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ सकती है। खास तौर पर अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम को कुछ खास महाज पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। फील्डिंग का काम, भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग में जबरदस्त बेहतरी लाने की जरूरत होगी। टीम ने इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 12 कैच छोड़े हैं, जबकि श्रीलंका के खिलाफ खराब फील्डिंग ने भी टीम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इसलिए टीम को फाइनल में इस हवाले से किसी गलती से बचने की जरूरत होगी। गिल और सूर्य कुमार का फॉर्म, भारतीय टीम के लिए एक और परेशानी सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव की कारकर्दगी है। ये दोनों बल्लेबाज अभी तक अपनी सलाहियत के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर सके हैं। अगर टॉप ऑर्डर को इब्तदाई धक्का लगता है तो सूर्य कुमार को बारी संभालनी होगी। इसके अलावा गेंदबाजी में सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण धवन पर होगी। भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड मजबूत रहा है। भारत और पाकिस्तान 12 टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 8 और भारत ने 4 जीते हैं। ताहम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कमजोरी पावर प्ले में वाज़ेह हुई है और टीम भारत के खिलाफ तेजी से स्कोर नहीं कर पाई है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान एक बार फिर अपनी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करेगा। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी